नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगर आप एफसीआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ये जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है ये प्री हिस्टोरिक टाइम से 700 सी तक के पीरियड को कवर करती है। यानी प्री हिस्टोरिक से 700 सी तक के टाइम की बात करेंगे, हम टाइम पीरियड की बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ मेजर फेजेस हैं जिनको हमें पढ़ना है। जैसे पहला फेज होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको 2 एज पढ़ने हैं, स्टोन एज और चालकोलिथिक एज। देन आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। देन आपका आएगा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपको 2 एज पढ़ने हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। फिर उसके बाद फोर्थ फेज है आपका महाजनपदास और मौर्यन एम्पायर। एंड देन फिफ्थ फेज है पोस्ट मौर्यन पीरियड, जहाँ पे आपको गुप्ता एम्पायर और अदर रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। तो ये 5 फेजेस हमें अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। ये आपका एक ही लेक्चर होगा जिसमें आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल्ड लेक्चर नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे। बात करते हैं सोर्सेज की कि ये जो आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है इसके बारे में आपको कहाँ से जानने को मिलता है, क्या सोर्सेस है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करते हैं। तो कुछ एक्सकावेशंस हुए जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। एक्सकावेशन से हमें इसके बारे में पता चलेगा। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ जो किंग्स थे जैसे अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, तो उनके एडिक्ट से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। एंड देन कॉइन्स और मोनूमेंट्स से बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। लिटरेरी सोर्सेज यानी बुक्स वगैरह। तो अगर रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें तो वेद, उपनिषद और जातक कथाएं जो हैं उनसे आपको इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। कुछ सेक्युलर किताबें भी हैं जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य या चाणक्य ने। और मेगास्थनीज किसने लिखी, इंडिका ने। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उनसे भी पता चलेगा उनके राइटिंग से, जैसे फायान या फिर वेनसांग। ये दोनों कब आए थे, एंशिएंट टाइम पीरियड में ही आए थे। तो आपको इनके अकाउंट से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंशिएंट इंडिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टोन एज और दूसरा कौन सा एज है, चालकोलिथिक एज। ठीक है, फर्दर स्टोन एज को 3 एजेस में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियोलिथिक एज को पुरा पाषाण काल या फिर ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक एज में हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, यानी ह्यूमंस जो थे वो हंटिंग करते थे, ठीक, और अलग अलग जगह से चीज़ें गैदर करके वही खाते थे और स्टोन के टूल्स बनाते थे। ठीक, जो स्टोन थी हमारे उससे टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिया था इन्होंने पैलियोलिथिक एज में ही। मेसोलिथिक एज जिसको मध्य पाषाण काल या मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो चुका था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब है कि लोगों ने जानवरों को पालतू रखना शुरू कर दिया था, यानी पालतू जानवर होते थे लोगों के पास। और माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने लगे थे, यानी और प्रिसाइज टूल्स बनाने लग गए थे स्टोन से, और अच्छे टूल्स जिससे हंटिंग वगैरह में इनको बहुत आसानी होती थी। फिर उसके बाद आ गया नियोलिथिक एज जिसको नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। तो नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, लोग एग्रीकल्चर करने लग गए थे, पॉटरी भी करते थे। पॉटरी करने का मतलब क्या है कि मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाना। अभी देखो पॉटरी कर रहे हैं, पॉटरी किस पे करेंगे, व्हील से करेंगे, यानी व्हील आ चुका था। और व्हील का जो इन्वेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेंशन था पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। तो व्हील इन्वेंट हो चुका था और पॉटरी
लोग करने लगे थे, उस पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। और अब ये इधर उधर घूमते नहीं थे, बल्कि सेटल होना शुरू कर दिया था इन्होंने। एक जगह पे विलेज सेटलमेंट्स होने लगी थी, लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। यानी जाते थे एग्रीकल्चर करने, या फिर पशुपालन, पशुओं को चराने, या फिर हंटिंग करने जाते थे, और फिर वापस आके अपने विलेज में ही स्टे करते थे। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स होना शुरू हो गई थी नियोलिथिक एज से ही। अब चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ अभी तक स्टोन एज का नाम स्टोन एज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन के टूल्स बनते थे। लेकिन जैसे ही आपका चाल्कोलिथिक एज आएगा तो अब कॉपर का भी यूज़ होने लगा था टूल्स बनाने में। तो स्टोन एज से चाल्कोलिथिक एज में जो ट्रांजिशन आया वो किसके वजह से आया, तो कॉपर की डिस्कवरी हो गई और कॉपर से लोगों ने टूल बनाना शुरू कर दिया। तो यही है ट्रांजिशन स्टोन एज टू चाल्कोलिथिक एज। ईजी। चल अब हम बात करेंगे सेकेंड यानी प्रोटोहिस्टोरिक फेज़ की। और प्रोटोहिस्टोरिक फेज़ में हमको क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हम सब ने बचपन में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ा है, एक बार बस रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है आपका 2500 BCE से 1750 BCE तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन, यानी लोगों ने शहरीकरण हो चुका था। तो आपकी जो सबसे एंशंट अर्बन सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट। तो लोगों ने अर्बन स्टाइल में रहना यानी शहरीकरण हो चुका था। और टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बहुत अच्छे से इन्होंने टाउन प्लान किए थे, घर, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ मेंशन है, इसके अलावा भी है, लेकिन मेजर साइट्स की बात करें तो कौन कौन सी है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और धोलावीरा। हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में हड़प्पा साइट मिली। हड़प्पा में आपको ग्रेनरीज देखने को मिली। ग्रेनरीज का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े से स्टोरेज के जगह जहाँ पे ये लोग ग्रेन्स स्टोर करते थे, यानी एग्रीकल्चर किया, चलो गेहूँ उगा लिया, गेहूँ के ग्रेन्स को ला के स्टोर कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रेनरी। तो ग्रेनरी कहाँ मिली, हड़प्पा में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रेनरी कहाँ से मिली, कौन से साइट से, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रेनरी कहाँ से मिली, हड़प्पा से। और बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को कहाँ मिला, हड़प्पा साइट में देखने को मिला, राइट। सेकेंड इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आपके पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ यानी बहुत बड़े से नहाने की जगह, जिसको स्नानागार भी कहते हैं, वो कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो में। उसके साथ सिटाडेल मिला। सिटाडेल मतलब महल। महल कहाँ देखने को मिले, मोहनजोदारो में। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात में मिला। तो लोथल में डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड का मतलब है बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं। यानी लोग यहाँ पे डॉकयार्ड है, इसका मतलब लोग शिप से चीज़ें, यानी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट चल रहा था चीज़ों का, राइट। और साथ ही साथ बीड मेकिंग यानी मोती, छोटी छोटी मोतियाँ बनाना। सोचो मोतियाँ बनाना कितना टीडियस प्रोसेस है, तो वो शुरू हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। धोलावीरा में वाटर कंजर्वेशन का प्लान देखने को मिलता है, ये लोग वाटर भी कंजर्व करते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसका कोई फुल प्रूफ ऐसा फैक्ट अभी तक नहीं है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि फ्लड से इंडस रिवर में फ्लड आ गया, उसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आर्यंस ने आक्रमण किया, आर्यंस आए भारत में और उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो ये 3 थियरीज़ हैं, फ्लड की, क्लाइमेट चेंज की और आर्यंस के इन्वेजन की, जो इंडस वैली के डिक्लाइन का कॉज मानी जाती है, ठीक है। तो अब ये तीनों भी हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक भी हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 1500 से 600 BCE तक है वैदिक पीरियड।
वैदिक पीरियड को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा पार्ट क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, राइट। अब चलो अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले। तो अर्ली वैदिक पीरियड आपका 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड का है। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में आ गया था, ठीक है। यहाँ की सोसाइटी जो है, यानी अर्ली वैदिक पीरियड जो सोसाइटी है वो पेस्टोरल है। पेस्टोरल मतलब पशुपालन, इनका मेन काम था। एनिमल्स रखते थे ये लोग, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन। पेस्टोरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था यहाँ पे, पेस्टोरल ही थी। और लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल थी, राइट। अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें कि कैसी पॉलिटिकल सिस्टम थी, कैसा पॉलिटिक्स था सोसाइटी में। तो ट्राइबल काउंसिल्स बनती थी जिसका नाम सभा और समिति था, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं अर्ली वैदिक पीरियड में। सेकेंड बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड का। इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC तक का। अब देखते हैं कि अर्ली से लेटर में क्या क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस आए तो सबसे पहला एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पेस्टोरल था यानी पशुपालन था, तो एग्रीकल्चर से क्या शिफ्ट हो गया, पेस्टोरल से क्या शिफ्ट हुआ, एग्रीकल्चर, यानी लोग अब कृषि करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक। उसके साथ ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, कब, लेटर वैदिक पीरियड में। इसी में चार वर्ण बनाए गए, विच इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। और ये जो वर्ण सिस्टम था ये बर्थ के बेसिस पर नहीं था, बल्कि किसके बेसिस पर था, वर्क के बेसिस पर, ठीक। बर्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था हमारा वर्ण सिस्टम, वर्क से रिलेटेड था। जिस तरीके का काम करोगे उस तरीके के वर्ण में रखा जाएगा, ना कि आप अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ने लिखने की फील्ड में हो, ठीक। अब इसका अगर कोई सेकंड जनरेशन बेटा बेटी जो भी हो, इसको बिजनेस करना है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, बिजनेस करना है, तो ये कौन से वर्ण में आ जाएगा, वैश्य वर्ण में, ठीक है। और वाइस वर्सा है, ये इंटरचेंजेबल थे, बर्थ से कोई मतलब नहीं था, काम से मतलब था। कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी लिखे गए लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद तो अर्ली में लिखा गया था, बाकी के तीनों लेटर वैदिक में लिखे गए। उसके अलावा उपनिषद लिखे गए। और इसी के बाद क्या होता है, महाजनपद, यानी इसी समय, इसी टाइमलाइन में महाजनपद के राइज होने लगते हैं, महाजनपद बनने लगते हैं अलग अलग। और उसके साथ ही रिपब्लिक्स भी बनने लगते हैं जिनको हम गण संघ भी कहते हैं, ठीक। तो महाजनपद और गण संघ का राइज होने लगा लेटर वैदिक पीरियड में ही। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, महाजनपद और राइज ऑफ मगध। मगध क्या है, मगध भी महाजनपद ही है, जिसका बाद में बहुत एक्सपेंशन हुआ, बहुत राइज हुआ। तो इसकी टाइम लाइन क्या है, 600 to 322 BC। महाजनपद की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद थे। उनमें से कुछ हैं मगध, कौशल, अवंती और वत्स। 16 के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 16 महाजनपद थे। अब इसमें जो मगध है इसका बहुत एक्सपेंशन हुआ। तो सबसे पहले एक्सपेंशन में हाथ किसका था, बिंबिसार, जो कि हर्यन डिनेस्टी का किंग था। तो बिंबिसार ने क्या किया, एक्सपेंशन किया मगध का। शुरुआत किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। उसके बाद आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने कौशल को डिफीट किया। कौशल क्या है, कौशल भी महाजनपद था, और वैशाली को डिफीट किया, और इसको भी किस में मिला दिया, मगध में मिला दिया, ठीक। और इसके बाद आती है नंद डिनेस्टी, और नंद डिनेस्टी ने बहुत एक्सपेंशन किया, और ये पहली डिनेस्टी थी, पहला एम्पायर था जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। और इसी नंद डिनेस्टी का बहुत पावरफुल किंग था घनानंद या धनानंद, जो जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था
तो उसकी आर्मी ने, अलेक्जेंडर की आर्मी ने घनानंद के एम्पायर पे अटैक करने से मना कर दिया था। ठीक, चलो, तो ये नन डिनेस्टी है। नन डिनेस्टी ख़त्म होती है। नन डिनेस्टी का बहुत पावरफुल किंग है, कौन है? घनानंद। अब ये जो घनानंद है, इसने एक बार चाणक्य का इंसल्ट किया कुछ, ठीक, तो अपने इंसल्ट की वजह से, चाणक्य ने अपने इंसल्ट की वजह से, उनको ये था कि मेरा इतना इंसल्ट किया है, मैं इस घनानंद को, इसकी ये डिनेस्टी ख़त्म करके रहूँगा। तो चाणक्य को एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य मिले। उस समय ये बहुत छोटे थे, बच्चे थे, और ये खेल रहे थे। और जब ये खेल रहे थे तो ये एक ऐसा राजा का रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। और चाणक्य इनसे बहुत इम्प्रेस हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटे थे, तब से चाणक्य ने इन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू की। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने धनानंद को हरा दिया और उसके बाद मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो अब मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, जिसकी टाइमलाइन क्या है? 322 से 185 BCE तक। फाउंडर कौन है? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने किसको हराया? घनानंद को हराया। घनानंद या धनानंद, आप जो भी कहें। धनानंद कौन से डिनेस्टी का किंग था? नंद डिनेस्टी का किंग था। तो नंद डिनेस्टी वहाँ पे ख़त्म हुई और मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ। चंद्रगुप्त को किसने गाइड किया? तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी आप कहते हैं। और इनकी एक बहुत ही मशहूर बुक है अर्थशास्त्र। और इन्हीं के टाइम, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही ग्रीक एम्बेसडर, यानी ग्रीस से मेगास्थनीज इंडिया है। और उन्होंने क्या किताब लिखी? इंडिका, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन एम्पायर के ही एक दूसरे पावरफुल किंग कौन है? अशोक, जिनको हम अशोका द ग्रेट भी कहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 268 टू 232 BC। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपेंड किया। तमिलनाडु और केरल वाला पार्ट छोड़ दे तो इन्होंने बाकी हर जगह एक्सपेंड कर दिया था। फिर इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी, जिसमें कि ये जीत भी गए 261 BCE में। लेकिन कलिंग वॉर में इतने ज़्यादा लोगों के खून हुए, इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ कि जब इन्होंने वो देखा तो बहुत इनको बुरा फील हुआ। और इसी की वजह से इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी बुद्धिज़्म को अपना लिया अशोक ने। अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स भी लिखवाए, रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शंस। और आपको धम्म पॉलिसी, यानी बुद्धिज़्म में देखो, धर्म को पाली में धम्म कहते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज़्म की धम्म पॉलिसी आपको इनके पिलर इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिल जाएंगी। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर के रूलर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक रूलर्स आए। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रीजनल अपराइजिंग भी होने लगे। उसकी वजह से मौर्यन एम्पायर क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है शुंग डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन डिनेस्टी। सातवाहन डिनेस्टी मेनली आंध्र रीजन में थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज है पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स की। कुषाण डिनेस्टी, जिसका की किंग कौन था? कनिष्क। और कनिष्क ने महायान बुद्धिज्म को बहुत स्प्रेड किया। और उसके बाद आता है आपका गुप्ता एम्पायर, जो कि 320 से 550 CE तक था। और ये जो टाइम है इसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, 320 CE में इन्होंने गुप्ता एम्पायर बनाया। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ग्रेट कनकरर के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाया। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया? तो समुद्रगुप्त ने, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रिप्शन की अगर आप बात करें तो वो कौन लिखवा रहे थे? अशोक। लेकिन ये जो इलाहाबाद वाला है वो समुद्रगुप्त ने लिखवाया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने शक को डिफीट किया और कालिदास इन्हीं के टाइम में थे। अब हम साइंस और मैथमेटिक्स में, गुप्ता पीरियड में साइंस और मैथमेटिक्स में क्या क्या अचीवमेंट हुए वो देखते हैं।
तो आर्यभट्ट ने इसी समय ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया। आर्ट और आर्किटेक्चर में इसी समय अजंता और एलोरा केव्स बनी और साथ ही साथ आयरन पिलर बना दिल्ली का। अच्छा, अजंता किसने बनवाया था? गुप्ता ने। एलोरा किसने बनवाया? राष्ट्रकूट। ठीक है। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि हुन्स का इन्वेजन हो गया था, इसकी वजह से गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है। इसके बाद आती है हर्ष और अर्ली मिडिवल पीरियड। तो अर्ली मिडिवल पीरियड, यहीं से मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है। तो हम अर्ली मिडिवल पीरियड पे अपना एंशिएंट एंड करेंगे एंड देन मिडिवल पीरियड की शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है। तो हम हर्ष की बात करते हैं। ये पूरा टाइम पीरियड है आपका 600 to 700 CE का। हर्ष की बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड था, ये बहुत ही पावरफुल किंग थे। ठीक है, बहुत अच्छे रूलर थे और ये एंशिएंट इंडिया के लास्ट ग्रेट रूलर थे। ठीक, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। इनका टाइम पीरियड है 606 to 647 CE तक। इसी समय, इसी टाइम पीरियड में हुएनसांग, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, इंडिया आया और उन्होंने अपनी किताब में इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो इनसे भी आपको इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा। डिक्लाइन क्यों होता है इस पीरियड का? क्योंकि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स का राइज हो चुका था, जैसे राष्ट्रकूट, पाल और चोलास। इनके बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं? मिडिवल पीरियड में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।